नमस्कार साथियों। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 310 मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के सेकंड चैप्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंध के लास्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने साइंटिफिक मैनेज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आज हम मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के क्या मुख्य कार्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मैनेजमेंट के जो मुख्य कार्य हैं, फंक्शंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, नियुक्तियाँ इसका मतलब स्टाफिंग, डायरेक्शंस का मतलब निर्देशन, समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण यानी कंट्रोल और मोटिवेशन का मतलब होता है उत्प्रेरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियोजन यानी प्लानिंग की। तो नियोजन जो होता है, प्लानिंग जो होती है, अपने दिमाग की एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना केवल हमारी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, हमारी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर, अग्रदृष्टि, आगे को हमें जो सोचना है, हमें जो करना है, और हमारे जो विल पावर है, इसकी आवश्यकता होती है। तो अतः जो अपना जो प्लानिंग होता है, इसका हम ये कह सकते हैं कि पूर्व में हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किसी कार्य को किसी डेफिनेट उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति हेतु किस तरह से करना है, कहाँ पर करना है, किस समय करना है और ये कौन करेगा इसके लिए। तो दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि नियोजन एक तरीके से जो हमारे वांछित परिणामों हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो अपना जो मेथड है या कार्य की विधि है उसको ज्ञात करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नियोजन में उद्देश्यों का पता होना चाहिए और फैक्ट्स को हम इकट्ठा करके उनका हमें एनालिसिस करना चाहिए, और ना कि मान्यताओं के आधार पर विभिन्न विकल्पों का निर्धारण कर सही निष्कर्ष पर यानी सही उनके अंजाम तक पहुंचना और उनका अवलोकन करना, ये सब इसी की एक्टिविटीज़ होती हैं प्लानिंग की। तो इस पे ये स्पष्ट हो जाता है कि नियोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदलता है और भविष्य जो है उसकी भविष्य की कल्पना भी करता है तथा प्रतिष्ठान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बेस्ट हमारे पास जो तरीका होता है या बेस्ट जो ऑप्शन होता है उसका भी चुनाव करते हैं। यही कारण है कि नियोजन को प्रबंध के कार्यों में सबसे ऊंचा स्थान और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस माना जाता है, क्योंकि अगर प्लानिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो हम कोई भी उद्देश्य, हमारे कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नियोजन प्रत्येक कार्य को इस प्रकार संपादन करने की विधि का सिलेक्शन करता है ताकि हमें बेस्ट जो है रिजल्ट्स वो मिले। इसलिए भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व में निर्धारण कर लेने को ही प्लानिंग कहते हैं। और प्लानिंग के लिए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन जरूरी है, उसका अनुसंधान आवश्यक है ताकि कार्य कम से कम समय में और मोस्ट इकोनॉमिकल जो तरीका है उससे वो हो सके। इसके बाद दूसरे संगठन की बात करते हैं। दूसरा जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है संगठन। इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं संगठन और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो नियोजन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है मैनेजमेंट का वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो नियोजन द्वारा उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं एक बार, उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करना होता है, जिन्हें जो प्रबंध है या मैनेजमेंट है संगठन के माध्यम से ही कराता है। तो संगठन का जो आशय है वो योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले ऐसा सिस्टम जो कि हमारे जो ऑलरेडी हमने प्लानिंग के तहत अपने ऑब्जेक्टिव्स या एम्स जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइड कर लिए उनको पूरा करने वाले सिस्टम से। तो उपक्रम की योजनाएं या प्लानिंग कितनी ही अच्छी एवं अट्रैक्टिव क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर संगठन का अभाव है तो सफलता की कामना करना निष्फल होता है। अतः जो अपनी प्लानिंग के द्वारा निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को क्रियान्वित करने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक यह भी है कि ऐसे कुशल एवं प्रभावी यानी इफेक्टिव और इंटेलिजेंट आप ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाए जिसमें जो भी अधिकारी, कर्मचारी या काम करने वाले हैं अपने अपने निर्धारित उनको जो भी कार्य दिया गया वो उसको इस प्रकार करें कि उनके कार्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। इसके लिए जो मैनेजर है उसको ये सुनिश्चित करना है कि उपक्रम के संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे डिविजन्स करके उसको ग्रुपिंग करे और एक प्रकार की क्रियाएं एक ही जो है उसको डिपार्टमेंट को या समूह को दी जाए।
इन क्रियाओं का एनालिसिस और श्रेणी यानी डिवीज़न हो जाने पर उन्हें अधिकारियों को उनकी योग्यता एवं कुशलता के अनुसार जैसे उनकी योग्यता है, जैसा वो डिज़र्व करते हैं उसके हिसाब से उनको दे देना चाहिए, जिससे कि वो काम जो है वो आसानी से कम समय में और बहुत मितव्ययतापूर्ण तरीके से हो सके। उन्हें अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक या उत्साहपूर्वक संपन्न करने के लिए और हमें मतलब उसमें उनको ना केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको अधिकार भी और सुविधाएं भी देनी चाहिए। तो उपक्रम में संगठन की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि न्यूनतम प्रयासों से संस्था के उद्देश्यों को हम पूरा कर सकें और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका किसी तरह का वेस्टेज ना हो और जो कार्यरत व्यक्ति के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना की जा सके, कॉर्डियल रिलेशंस मैनेजमेंट और वर्कर्स में हो सके। इसी कारण से प्रबंधक को एक संगठक तथा संगठन को प्रबंध का सिस्टम कहा जाता है। जो नेक्स्ट जो मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसे बोलते हैं नियुक्तियाँ या फिर स्टाफिंग। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो निर्माण होता है तभी संभव है जब उसमें कुशल एवं योग्य व्यक्ति हो। अगर ढंग के आदमी होंगे तभी वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ पाएगा। तो नियुक्तियां करना प्रबंध का एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, प्रशासनिक कार्य है, जिसका अर्थ है संगठन की जो आपकी जो प्लानिंग है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग है, उसके अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट करना और उन रिक्रूट करने के बाद उनको जो ज़रूरी उनके लिए प्रशिक्षण है या ट्रेनिंग है उसकी व्यवस्था करना। उसके अलावा उनके कार्य करते हुए पदोन्नति करना, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर्स करना या सेवा मुक्ति यानी रिटायरमेंट आदि की भी व्यवस्था करना, ये सब काम स्टाफिंग के अंडर आता है। तो जिस भी उपक्रम या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी जितने अधिक योग्य होंगे, जितने अधिक टैलेंटेड होंगे, जितने ट्रेंड होंगे, जितने एक्सपीरियंस्ड होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उतना ही अधिक प्रभावी, इफेक्टिव होगा और कुशल होगा। तो इस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रबंधकों को आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का पहले से अंदाज लगा लेना चाहिए कि हम इस कार्य के लिए हम इतने लोग चाहिए। उनके चयन के लिए फिर विज्ञापन उनको देना पड़ेगा, उसके लिए चयन करना पड़ेगा, प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा और नियुक्ति देकर उनको कार्यभार भी सौंपना। ये सभी जो कार्य हैं ये आसानी से निपटाए जा सके। तो ये सत्य है कि मानव शक्ति ही जो है वो उत्पादन के साधनों में सजीव संवेदन तत्व है। जो मैन पावर होती है यही सबसे इम्पोर्टेंट मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की जो सबसे इम्पोर्टेंट पावर्स होती हैं वो ये ह्यूमन पावर ही होती है। क्योंकि बाकी सब हो, भले रॉ मटेरियल हो, भले मशीन हो, भले कैपिटल हो, भले लैंड हो, है ना, ये सब जो हैं ये जब तक नॉन लिविंग है और इनमें जो एक लिविंग जो एलिमेंट है वो होता है ह्यूमन। तो इन्हीं को सक्रियता जो प्रदान करता है बाकी सबको वो ह्यूमन एलिमेंट ही करता है। तो इसलिए नियुक्ति के समय हमें बहुत ईमानदारी से और जो उस कार्य के लायक हों, योग्य हों, ईमानदारी से उन्हीं का सिलेक्शन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर गलत आदमी चुनाव कर लेंगे तो फिर हम अपने जो उद्देश्य हैं या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य है उसको हम लोग कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका फेल हो जाएगा। तो योग्य और कुशल कर्मचारी तो संस्था की संपत्ति होते हैं और इन्हीं के परिश्रम तथा कार्य निष्पादन से संस्था जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रगति के पथ पे चलती है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का वो होता है निर्देशन यानी डायरेक्शन। तो जो प्रबंध है मूलतः व्यक्तियों से काम करवाने की कला है। जो मैनेजमेंट होता है ये एक आर्ट होती है जिससे कि जो अवेलेबल आपके रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, उनसे काम कैसे करवाना है, इसकी कला को ही हम लोग बेसिकली मैनेजमेंट कहते हैं। तो दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि उनके कार्य को निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आप निर्धारित दिशाओं में प्रस्तुत तथा निर्देशित किया जाए कि भाई आपको ये उद्देश्य प्राप्त करना है या ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए प्रॉपर जो डायरेक्शन होगी वो क्या है वो उन्हें बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ जो डायरेक्शन का मतलब है वो है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न जो रिक्रूट आपने आदमी किया है यह बतलाना कि उन्हें एक तो क्या करना है, भाई क्या जॉब करना है, क्या काम करना है, और फिर उस जॉब को या उस कार्य को आपको कैसे करना है। और साथ ही साथ जो डायरेक्शन है उसमें ये भी इन्वॉल्व है कि आपको ये भी देखना है कि वह जो लोग हैं वो अपना कार्य उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे उनको डायरेक्शन दिए गए हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं या नहीं कर रहे।
तो निर्देशन प्रबंध का महत्वपूर्ण जो काम है, वर्क है, इसलिए है क्योंकि ये संगठित प्रयत्नों को प्रारंभ करता है, जो ऑर्गेनाइज जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उनको शुरुआत करता है और प्रबंधकीय निर्णयों को वास्तविकता का जामा पहनाता है। कि मतलब आपकी जैसे सबसे पहले आपने सारी प्लानिंग करके बना ली है ना, पर अगर प्रॉपर डायरेक्शन आपको नहीं दिए जाएंगे तो आपको जो असली जो हम काम कर रहे हैं वो सही नहीं हो पाएगा। और प्रबंधकीय निर्णय को वास्तविकता का जामा यही पहनाता है, क्योंकि वही चेक करता है ग्राउंड रियलिटीज़ को कि भाई काम हो रहा है नहीं हो रहा, किस स्तर का हो रहा है, कैसा हो रहा है नहीं हो रहा, आदमी अपना काम उस हिसाब से कर रहे हैं कि जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं या नहीं कर रहे। और उद्योग अथवा व्यवसाय को अपने उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ये जो है ये आगे बढ़ाता है। प्रत्येक मैनेजर को, चाहे वह प्रबंध के किसी भी स्तर का हो, कोई कार्य क्यों ना करता हो, अपने जो उसके सबॉर्डिनेट हैं उनके कार्यों को सही दिशा में प्रशस्त करने के लिए उनका निर्देशन करना पड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है जो सुपीरियर बॉस होता है वो उनसे बेहतर जानता है और उसको ही डायरेक्शंस पता होती हैं कि भाई किस तरह से कैसे कौन सा काम कराना है। तो उस व्यक्ति में जो निर्देश देता है गतिशील नेतृत्व का गुण होना चाहिए, मतलब उसमें एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। किसी भी व्यवसाय या कोई भी बिजनेस या आपका कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें निर्देशक या प्रबंधक की स्थिति एक जहाज के जो कैप्टन होता है उसकी तरह होती है। अगर उसने गलत दिशा दे दी तो सारा का सारा हमारा जो उद्देश्य है वो धरा का धरा रह जाएगा और हमारे कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर जो पांचवा जो पॉइंट है, जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्रबंधन का, वो होता है कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब होता है समन्वय। तो एक ही कार्य की अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग रूप से व्याख्या करना मानव जाति का स्वभाव है। कोई भी कार्य होगा उसकी जो व्याख्या है हर आदमी अपने हिसाब से करता है, तो वैचारिक मतभेद हो ही सकते हैं सब में। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि उपक्रम के जो सामूहिक आपके उद्देश्य होते हैं उनको पूर्ण करना कठिन होता है। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं, विचार और जो सोच का जो तरीका होता है या भावनाएं होती हैं उसमें कोऑर्डिनेशन लाना जो होता है वो अल्टीमेट होता है, वो नेसेसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। इसी सामंजस्य को समन्वय कहते हैं कि जितनी भी जो चीज़ें हो रही हैं, जितने भी उनके बीच में तालमेल, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सब के बीच में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने ग्रुप्स हैं, उन सब के बीच में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है, समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे उद्देश्य कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। मूने और रेले ने ये कहा है कि विभिन्न क्रियाओं के मध्य यानी एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को ही कोऑर्डिनेशन हम लोग कहते हैं। तो ये जो बातें हैं इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वह एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्तिगत क्रियाओं में सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। किसी भी उपक्रम को निर्बाध यानी बिना किसी रोक टोक के चलते रहने के लिए, अच्छे ह्यूमन रिलेशंस के डेवलपमेंट के लिए, सुदृढ़ निर्णय तथा पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण कुशलता के साथ पूरा कराने के लिए सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग ये कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हमारी जो प्लानिंग है वो बेकार हो जाएगी। अतः समन्वय प्रबंधन का वह आधारभूत कार्य है, क्योंकि समन्वय के अभाव में कोई भी प्रतिष्ठान अपने इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति कभी भी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो छठा और बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है कंट्रोल। क्या समस्त कार्य हमने जो योजना बनाई है, जो प्लानिंग है, उसके हिसाब से चलते हैं, नहीं चल रहे? क्या जो भी क्रियाएं, जो भी एक्टिविटीज़ निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही, और क्या उनमें कोई सुधार या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है? इन समस्त प्रश्नों का जो हल है वो है प्रभावशाली इफेक्टिव कंट्रोल में निहित है। तो वास्तव में जो कंट्रोल है वो वर्तमान कार्य को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से मिलान करने की वह प्रक्रिया है जिससे मानवीय तथा भौतिक साधनों के औचित्यपूर्ण यानी इकोनॉमिक उपयोग का ज्ञान हो सके तथा यदि आवश्यक हो, जरूरी हो तो उन प्रक्रियाओं में भी हम सुधार कर सकें। इस कारण इसे प्रबंध का एक आवश्यक एवं आधारभूत कार्य माना जाता है कि हम लोग वास्तव में जो प्लानिंग के हिसाब से हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण कर रहे हैं, और नहीं तो फिर रियल में हम कहाँ पर कितना वो कर पा रहे हैं। तो उसमें हमें देखना होता है। कंट्रोल इसलिए ज़रूरी कि हमें ये पता पड़े कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पर हम पिछड़ रहे हैं, और करेक्टिव एक्शन लेके हम उस कमी को दूर कर सकें। पर वो जब तक आपका इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा सिस्टम पे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है।
तो उपक्रम में कितनी भी श्रेष्ठ योजना क्यों ना बना ली जाए, यदि उसका भली भांति इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट जो योजना है, प्लानिंग है, उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। तो कुछ स्वाभाविक गलतियां होती हैं, अनवांटेड निर्देश होते हैं, अनावश्यक कार्य उपक्रम के कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक विचलन उत्पन्न कर देते हैं। तो ये हो जाती चीज़ें, इन्हें दूर करने के लिए तथा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जो इफ़ेक्टिव एक कंट्रोल की जो व्यवस्था होती है उसको महत्व देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण जो तुलनात्मक अध्ययन तथा उत्तरदायित्व की जो स्थापना करने के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो बिना कंट्रोल के आप कितना भी अच्छा कर लें, कोई भी सिस्टम अगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है तो हम अपने उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जो 7वां और लास्ट जो फंक्शंस है मैनेजमेंट का वो होता है मोटिवेशन यानी उत्प्रेरण। तो किसी भी व्यवसाय या उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक तत्वों के अतिरिक्त जो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो तत्व की ज़रूरत होती है उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन या लेबर फैक्टर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ना मशीन्स, ना लैंड, ना कैपिटल, ना और कुछ। अगर ये सब बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की हैं, बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी, लेकिन जो इसमें अगर ह्यूमन एलिमेंट जो इन्वॉल्व होता है, जब तक उसकी प्रॉपर देख रेख नहीं की जाएगी, उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, जब तक हम ये सब चीज़ों बेकार हैं और हम अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसी जो ह्यूमन या लेबर फैक्टर है, इसके द्वारा ही भौतिक साधनों का उपयोग ढंग से इकोनॉमिक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यह जो ह्यूमन या लेबर फैक्टर या श्रम तत्व उसी समय अपनी पूर्ण कुशलता से कार्य करने को प्रेरित हो सकेगा जबकि उसे अधिक संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन मिले। इसी को हम लोग मोटिवेशन कहते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसको शुरू से लेकर अंत तक श्रम तत्व यानी ह्यूमन एलिमेंट्स श्रमिकों से व्यवहार करना पड़ता है और ये बिना पर्याप्त प्रेरणा के कार्य करने को तत्पर नहीं होते। इस कारण उत्प्रेरण को न केवल प्रबंध के एक महत्वपूर्ण कार्य करने के रूप में मान्यता दी गई है, अपितु इस पर प्रबंध द्वारा आजकल सबसे अधिक ध्यान दिए जाने लगा। क्योंकि जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति है अगर वो संतुष्ट नहीं है या मोटिवेटेड नहीं है तो ये आज के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होती है कि भाई इतना सब होने के बावजूद भी एक जो चीज़ है जो मिसिंग है इसमें वो क्या है, तो वो है मोटिवेशन। तो हमें मोटिवेशन आपको ह्यूमन जो एलिमेंट्स होते हैं, भले वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, लेबर हो, आपको उसमें मोटिवेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके जो वांछित उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, वो आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और मोटिवेट करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे आपने किसी की प्रशंसा कर दी या आपने उसको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट दे दिया या उसकी कार्य कुशलता को देखते हुए आपने और किसी तरह का उसको फ़ायदा दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं और आपको अच्छे कार्य, अच्छी एफिशिएंसी कार्य करने की और प्रेरित करती हैं। इसका कारण यह है कि मशीन की तरह श्रमिक से आप स्विच दबाकर कार्य कभी भी नहीं करा सकते हो और श्रमिक के अपने विचार होते हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, उसकी भी कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं। अतः एक श्रमिक में अगर कार्य के प्रति अगर आप चाहते हो कि उसकी रुचि बनी रहे तो उस रुचि में ना केवल हमें वृद्धि करनी है, उस इंटरेस्ट को बढ़ाना है और विकास के लिए जो उसकी इच्छाएँ हैं उत्पन्न करना वो भी आवश्यक है। ये सभी कार्य तभी हैं, ये आपके जो मोटिवेशन है इसके अंदर आते हैं। उसकी रुचि बनाना भी एक तरीके से मोटिवेशन के अंदर ही आता है, क्योंकि अगर रुचि से वो कार्य नहीं करेगा तो हमें प्रॉपर जो है ना तो वो चीज़ बढ़िया मिलेगी, ना हम अपने जो वांछित लक्ष्य हैं उनको पूर्ण कर पाएंगे। तो उत्प्रेरण का जो उद्देश्य है, जो मेन एम है, वो ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्तर पर कार्य करे समस्त कर्मचारियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करना और इस दिशा में उन्हें सफलता प्रदान करने के लिए उचित अवसर भी देने हैं। तो कुशल कठोरण से उत्प्रेरण, कुशल अगर आपका प्रॉपर अगर आपका मोटिवेशन है, उत्प्रेरण है, तो उससे स्वस्थ मानवीय संबंध भी होते हैं, डेवलप होते हैं, जो किसी भी उपक्रम की सफलता में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, आज हमने ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो 7 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा है और हमने एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब आप इनको पढ़िएगा और नेक्स्ट फिर हम लोग अगली बार जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।